मॉर्निंग क्लास 12 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था हाउ टू लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू देयर एबायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स. ओके, सो एबायोटिक कंपोनेंट्स के लिए उनका जो रिस्पॉन्स था, सो दे मे बी रेगुलेट, कन्फर्मर्स और माइग्रेशन, और दे फॉलो द स्ट्रैटेजी डाइपॉज और सस्पेंड. ठीक है, सो इस क्लास में स्टडी करेंगे हम एडेप्टेशन. सो व्हाट इज एडेप्टेशन? It is the strategy in which the living organism cope up their environment or habitat. ठीक है, so habitat उनका aquatic हो सकता है, terrestrial हो सकता है, deserts हो सकता है, aerial habitat हो सकता है, या फिर बहुत cold climatic conditions में या बहुत high temperature में रहने वाले living organisms हो सकते हैं. So normally आपने lower classes में देखा होगा fish किस तरह से adapt करती है aquatic organisms अपने हैबिटेट के लिए, या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में आपने देखा होगा, या फिर डेजर्ट्स एनिमल्स में. ठीक है, यहाँ कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स हम लोग स्टडी करेंगे. सो हाउ कैन यू डिफाइन एडेप्टेशन? सो एडेप्टेशन इज द एनी मार्फोलॉजिकल दैट इज एनी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इन देयर बॉडी. सो एडेप्टेशन इज द एनी मार्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस इन देयर लाइफ और इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर. ठीक है, किसी स्पेसिफिक मार्फोलॉजिकल फीचर्स की वजह से वो अपने आप को अडाप्ट कर पाते हैं, या कोई स्पेसिफिक उनके पास फिजियोलॉजिकल फिनोमिना होता है लाइफ प्रोसेसेस में जिसकी वजह से वो अपने आप को अडाप्ट कर पाते हैं, या कोई एक ऐसा स्पेसिफिक बिहेवियरल पैटर्न होता है जिसकी वजह से वो अपने आप को अडाप्ट कर पाते हैं. ठीक है, सो एडेप्टेशन इज द एनी स्पेसिफिक मार्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एंड बिहेवियरल चेंज इन देयर लाइफ और स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर. ठीक है, सो कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ एडेप्टेशन के स्टडी करने वाले हैं. नंबर 1 इज डेजर्ट. ठीक है, सो डेजर्ट्स में रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? ज़ैरिक एनिमल्स एंड ज़ीरोफाइट्स. सो जहां भी फाइट वर्ड होगा वो प्लांट्स के लिए, ज़ैरिक होगा एनिमल्स के लिए. तो ज़ैरिक एनिमल्स एंड ज़ीरोफाइट्स जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स, वो किस तरह से अपने आप को अडाप्ट करते हैं. सो नॉर्मली आपने लोअर क्लासेस में स्टडी किया है डेजर्ट्स प्लांट्स के बारे में, जैसे कैक्टस हो गया आपका, ओपनशिया है ना, वो किस तरह से अपने आप को अडाप्ट करता है. सो हमारे जो ज़ीरोफाइट्स होते हैं, ज़ीरोफाइट्स इनमें भी ओपनशिया दैट इज कैक्टस और रस्कस और डेहेलिया है ना. तो ये जो प्लांट्स होते हैं उसमें आप देखेंगे नंबर 1 जो डेजर्ट्स प्लांट के एडेप्टेशन है, sunken stomata. So what is the meaning of sunken stomata? Sunken stomata that is deeply presence in the stem or leaves. ठीक है, तो उनका जो स्टोमेटा होगा वो एकदम अंदर एम्बेडेड होगा, कॉर्टिकल टिश्यूज तक एम्बेडेड होगा, सरफेस पर नहीं होगा. तो यदि स्टोमेटा सरफेस पर नहीं है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होगा. क्योंकि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्यों कम है? क्योंकि ऑलरेडी वो वाटर की स्कैर्सिटी में है. सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर क्या होगा? स्टोमेटा में बी रिड्यूस और एब्सेंट. यदि नंबर ऑफ स्टोमेटा या तो बहुत रिड्यूस होगा या तो फिर वो एब्सेंट होगा. ठीक है, फोटोसिंथेसिस में वो एक स्पेसिफिक पाथवे फॉलो करते हैं जिसका नाम है CAM पाथवे. सो आपने 11th क्लास में स्टडी किया होगा क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म. इसका फुल फॉर्म क्या है? क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म. ठीक है, ये स्पेसिफिक पाथवे है फोटोसिंथेसिस का, जो कि किस प्लांट्स में पाया जाता है? जनरली डेजर्ट्स प्लांट में मिलता है, या हमारे डेजर्ट ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स में ये मिलता है. तो इसमें स्पेसिफिक फीचर क्या होता है? द स्टोमेटा विल बी ओपन एट नाइट एंड इन डे टाइम इट इज क्लोज. सो ये स्टोमेटा जो होगा वो क्लोज्ड होगा डे टाइम में और ओपन होगा नाइट टाइम में. जनरली हम लोग क्या देखते हैं? स्टोमेटा डे टाइम में ओपन होता है, नाइट में क्लोज होता है. ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर प्लांट्स में जो कि हमारे डेजर्ट्स प्लांट हैं या ज़ीरोफाइट्स हैं, उसमें स्टोमेटा कब ओपन होता है? नाइट में, डे टाइम में क्लोज होगा. यदि वो डे टाइम में ओपन हुआ तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन फास्ट होगा, जिसकी वजह से और वाटर की स्कैर्सिटी हो जाएगी. सो इस प्रकार का स्टोमेटा जो कि नाइट में ओपन होता है, डे टाइम में क्लोज होता है, उस पर्टिकुलर स्टोमेटा को हम क्या कहेंगे? स्कोटोएक्टिव टाइप ऑफ स्टोमेटा. सो स्कोटोएक्टिव टाइप ऑफ स्टोमेटा दैट इज द स्टोमेटा विच इज open in night and close at a daytime. ठीक है, and next important feature is cuticle presence in the
ऑन द सरफेस ऑफ स्टेम। स्टेम के ऊपर क्या होगा, थिक क्यूटिकल होगा। ये थिक क्यूटिकल क्या करेगा, लेंटिकल से ट्रांसपिरेशन को नहीं होने देगा। सो इस तरह से हमने देखा डेजर्ट्स प्लांट ने कौन कौन से स्पेसिफिक मार्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स लिए हुए हैं। सो मार्फोलॉजिकल फीचर्स क्या हो गया, सनकन स्टोमेटा एंड स्केली लीव्स और रिड्यूस्ड लीव्स, है ना। या तो उनका लीव्स कैसा होगा, स्केली होगा और निडल शेप का लीफ होगा। यदि लीफ निडल शेप का हो गया तो उसमें जो नंबर ऑफ स्टोमेटा होंगे या सरफेस जो होगा लीव्स का वो कम होगा। सो इस तरह से एडाप्टिव फीचर्स कौन लेगा, हमारे जीरोफाइट्स लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ज़ैरिक एनिमल्स। सो ज़ैरिक एनिमल्स मतलब जो डेजर्ट्स पर रहने वाले एनिमल्स हैं। जनरली कैमल्स के तो आपने देखे होंगे, उसमें हम्प होता है ऊपर, है ना। ऊँट में आपने देखा होगा कुवड़ होती है या हम्प होती है, उसमें मेटाबॉलिक वाटर स्टोर होता है। आज हम बात करेंगे ज़ैरिक एनिमल्स में कैंगरू रैट की, ठीक है, या कंगारू रैट की। एक ऐसा स्पेसिफिक मैमल है कंगारू रैट या कैंगरू रैट, जिसमें कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को डेजर्ट्स में रहने के लिए अडॉप्ट करता है। सो नंबर 1 इज दे एक्सक्रीट कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, कॉन्सेंट्रेट यूरिन, ठीक है। सो कॉन्सेंट्रेट यूरिन कैसा बनता है, यदि उसकी एनाटॉमी हम देखेंगे नेफ्रॉन्स की, तो उसका जो हैंडले लूप होता है वो काफी इलोंगेटेड होता है। जितना इलोंगेटेड हैंडले लूप होगा उतना ज्यादा से ज्यादा वाटर वो रीअब्सॉर्ब कर लेगा। तो बनने वाला यूरिन कैसा हो जाता है, कॉन्सेंट्रेट, मतलब कम से कम वाटर को वो एक्सक्रीट आउट करता है। एंड दे डिपेंड्स ऑन द मेटाबॉलिक वाटर। सो वो थ्रू आउट द लाइफ यदि पानी नहीं पिए तो भी वो सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। सो थ्रू आउट द लाइफ विदाउट ड्रिंकिंग वाटर वो कैसे एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द मेटाबॉलिक वाटर। सो जो मेटाबॉलिक वाटर है वो किससे आएगा, फैट मेटाबॉलिज्म से, ठीक है। सो फैट मेटाबॉलिज्म से जो वाटर रिलीज होगा वो क्या कहलाएगा, मेटाबॉलिक वाटर। सो इस तरह से कंगारू रैट ने अपने आप को अडैप्ट कर रखा है। उसके बाद हम चलते हैं कोल्डर क्लाइमेट में रहने वाले एनिमल्स के बारे में, ठीक है। सो कोल्डर क्लाइमेट में रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो एक एलेंस रूल फॉलो करते हैं। एलेंस ने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था साइंटिस्ट ने, इसलिए हम इसको कहते हैं एलेंस रूल। अब ये एलेंस रूल क्या होता है, शॉर्टर ईयर लोब्स एंड लिम्स। जनरली ठंडे प्रदेशों में रहने वाले एनिमल्स को आप देखेंगे वो तो जो शॉर्टर एनिमल्स होंगे या स्मॉलर एनिमल्स होंगे, उनके जो ईयर लोब्स होंगे वो कैसे होंगे, एकदम छोटे छोटे होंगे, और जो लिम्स होंगे वो भी कैसे होंगे, छोटे होंगे, ताकि उनका हीट का लॉस कम हो, ठीक है। सो शॉर्टर ईयर लोब्स एंड लिम्स, ठीक है, ताकि हीट का लॉस कम हो। सो हीट लॉस को कम करने के लिए उनके कैसे होंगे, शॉर्टर ईयर लोब्स एंड लिम्स होंगे। ये सबसे पहले साइंटिस्ट एलेंस ने ऑब्जर्व किया था, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, एलेंस रूल कहेंगे। वहां पाई जाने वाली फिशेस में आपने देखा होगा उनके स्किन के ऊपर फैट का थिक कवरिंग होता है, जिसको हम कहते हैं ब्लबर्स, है ना। सो ब्लबर्स क्या है, फैट की बनी हुई थिक कोटिंग है जो कि उनके बॉडी से हीट को एस्केप होने से बचाती है। सो इस तरह से हम कोल्डर रीजन्स में रहने वाले एनिमल्स के बारे में ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं हाई एल्टीट्यूड। ये कल भी हमने आपको बताया था कि यदि बहुत ज्यादा ऊंचाई पर हम चले जाएं तो थोड़ा सा टेम्पररी अडेप्टेशन हम लेते हैं। टेम्पररी अडेप्टेशन कैसे लेते हैं, फास्ट ब्रीदिंग हो जाती है, डीप ब्रीदिंग हो जाती है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर हाइट पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। सो डीप ब्रीदिंग करने से, फास्ट ब्रीदिंग करने से हमको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिल जाती है। मोर नंबर ऑफ आरबीसीज इज प्रोड्यूस, हमारे बोन मैरो से आरबीसीज का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमको हीमोग्लोबिन मिलेगा। फिर आरबीसी की ऑक्सीजन के साथ जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि अब ज्यादा ऑक्सीजन नहीं है, है ना, इसलिए वहां पर उसका बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा। तो जो हमको सिम्टम्स होते हैं वो नोजिया फीलिंग होता है, वॉमिटिंग होता है, पैल्पिटेशन होता है। या जनरली आप देखो पहाड़ी एरिया में रहने वाले जो लोग हैं, हिमालयन है या तिब्बती एरिया है, हाइट पे रहने वाले जो लोग हैं, उनका जो
स्किन होता है वो काफी पिंकिश कलर का होता है, क्योंकि उसमें आरबीसीज का काउंट हमारे उससे ज्यादा होता है। ठीक है, सो इस तरह से हम टेम्परली अडाप्ट कर सकते हैं। हाई एल्टीट्यूड में जो बाहर रहने वाले लोग हैं उनमें आरबीसीज का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो उनका स्किन एकदम पिंकिश फेयरी कॉम्प्लेक्शन होता है। ठीक है, फिर हम टेम्परेचर की बात करें, सो टेम्परेचर में देखिए जो लो टेम्परेचर में रहने वाले है ना, जैसे अभी हम लोग कोल्डर क्लाइमेट्स की बात कर रहे थे, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम है, तो वो अपने आप को फ्रीज होने से कैसे बचाते हैं? उस एनिमल्स के पास एक पर्टिकुलर प्रोटीन मिलता है, ये प्रोटीन कहलाता है एंटी फ्रीज प्रोटीन। इस एंटी फ्रीज प्रोटीन का नाम है ग्लिसरॉल। ये एंटी फ्रीज प्रोटीन ग्लिसरॉल उसको हीट एस्केप होने से बचाता है और उसका बॉडी फ्रीज नहीं हो पाता है। जस्ट उसका अपोजिट यदि हम लोग देखें मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कुछ ऐसे भी हमारे आर्की बैक्टीरिया कैटेगरी के बैक्टीरिया हैं जो कि हमने 11th क्लास में पढ़ा था, है ना। सो आर्की बैक्टीरिया दैट इज एनिशिएट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें हमारे मीथेनोजन्स, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स आते हैं। ऐसे बैक्टीरिया 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक स्पेसिफिक प्रोटीन मिलता है जिसको हम कहते हैं एंटी शॉक प्रोटीन। सो एंटी शॉक प्रोटीन मतलब उनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज को बचाने के लिए उनके पास एंटी शॉक प्रोटीन्स मिलता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कुछ बिहेवियरल चेंजेस। सो बिहेवियरल चेंजेस में एक लिजर्ड्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया गया। वो लिजर्ड्स क्या करती है, अपने टेम्परेचर को किस तरह से कंफर्म करती है। जब उसको टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है या लाइट की जरूरत पड़ती है तो वो बाहर सनलाइट में चली जाती है। सनलाइट में उसका जो स्किन होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। जब पूरा उसका बॉडी वार्म हो जाता है फिर वो शैडो प्लेसेस में चली जाती है। तो इस तरह से वो बिहेवियर फॉलो अप किया उसने अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए, ताकि वो उस एनवायरनमेंट में रह सके। तो ये हमने आज की क्लास में क्या स्टडी किया, एडेप्टेशन। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, एट्रीब्यूट्स मीन्स कैरेक्टर्स, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। ठीक है, सो एट्रीब्यूट दैट इज कैरेक्टर। सो हमने प्रीवियस क्लास में पॉपुलेशन को कैसे डिफाइन किया था, पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच बिलोंग टू सेम स्पीशीज। एक ही स्पीशीज के मेंबर्स का जो ग्रुप है वो क्या बन जाएगा, पॉपुलेशन। यदि किसमें दूसरी कोई स्पीशीज आ जाएंगी तो क्या बन जाएगा वो, कम्युनिटी। ओके, सो पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच बिलोंग टू सेम स्पीशीज। अब पॉपुलेशन के कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे हम कैरेक्टर कह रहे हैं, फर्स्ट बर्थ रेट, ठीक है, सेकंड कैरेक्टर है डेथ रेट, थर्ड कैरेक्टर है सेक्स रेशियो, देन एज, है ना। ये सारे क्या हो गए हमारे, या एज पिरामिड्स बना सकते हैं हम इसका। ठीक है, तो ये हमने कुछ कैरेक्टर्स किसके लिए दिए, पॉपुलेशन के, है ना। सो बर्थ रेट क्या हुआ, एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर दिए गए एरिया में कितना नंबर ऑफ बर्थ हुआ है वो बर्थ रेट बन जाता है। ठीक है, सपोज यदि कानीवाड़ा का पॉपुलेशन हम लें, कानीवाड़ा का पॉपुलेशन आज की डेट में यदि 15 लाख पर्सन है, तो आने वाले एक साल में या एक महीने में जो भी आपको टाइम दिया गया है उस 1 मंथ में कानीवाड़ा का पॉपुलेशन कितना होगा। तो 1 मंथ आपका टाइम हो गया, एरिया हो गया आपका कानीवाड़ा, तो उस 1 मंथ में कानीवाड़ा में कितने नंबर ऑफ बर्थ होंगे वो उस 50 लाख में ऐड हो जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा उसका बर्थ रेट। ठीक है, उसको आप डिवाइड कर देंगे 50 लाख को, कितने नंबर ऑफ बर्थ हुआ उससे डिवाइड करेंगे तो वो रेट आ जाएगा। डेथ रेट किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना नंबर ऑफ डेथ हुआ है उसको हम डेथ रेट से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेक्स रेशियो 1000 मेल्स में कितनी फीमेल्स हैं, हाउ मेनी फीमेल्स इन 1000 मेल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, वो क्या बन जाता है उसका सेक्स रेशियो। एज पिरामिड, 3 तरह का एज देख सकते हैं हम लोग। एक होता है प्री रिप्रोडक्टिव दैट इज बिफोर द प्यूबर्टी स्टेज। प्यूबर्टी स्टेज के पहले वाला जो एज ग्रुप है वो प्री रिप्रोडक्टिव। सेकेंड होगा हमारा रिप्रोडक्टिव। सो रिप्रोडक्टिव मतलब प्यूबर्टी स्टेज के बाद जब वो पर्सन रिप्रोडक्शन कर सकता है तो वो रिप्रोडक्टिव एज है।
Then post reproductive. Post reproductive मतलब the group of individuals which cannot reproduce or unable to reproduce. तो इस तरह से तीन हम लोग ग्रुप देख सकते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप. तो हमारे जो पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो एंड एज पिरामिड्स. यदि किसी इंडिविजुअल का कैरेक्टर हम लोग देखें, किसी एक पर्सन की यदि हम लोग बात करें तो वो एक इंडिविजुअल हो जाएगा या ऑर्गेनिज्म. जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा था ना, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म. सो ऑर्गेनिज्म दैट इज इंडिविजुअल. तो इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी की यदि हम बात करेंगे तो इंडिविजुअल का बर्थ हो सकता है, इंडिविजुअल की डेथ हो सकती है, इंडिविजुअल का सेक्स हो सकता है और इंडिविजुअल की एज हो सकती है ना. किसी एक पर्सन के बारे में बात करेंगे हम तो उसका बर्थ हुआ, उसको हम बर्थ रेट में नहीं लेंगे क्योंकि बर्थ रेट किस में लेंगे हम, पॉपुलेशन में. सो पॉपुलेशन क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, जबकि इंडिविजुअल सिंगल पर्सन है. ठीक है, तो किसी भी इंडिविजुअल का बर्थ हो सकता है, डेथ हो सकती है, उसका सेक्स हो सकता है मेल या फीमेल, और उसका एज हो सकता है कि वो प्री रिप्रोडक्टिव एज में है, रिप्रोडक्टिव एज में है या पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में है. ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में डिटेल स्टडी करेंगे हम उनका पूरा पैरामीटर्स, पॉपुलेशन का पैरामीटर्स एंड पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स. ओके.